चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। फिर आ जाता है पॉलिटी। पॉलिटी के टॉपिक्स में आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो सब के सब आते हैं पॉलिटी में। तो सबसे पहले बात करते हैं रेल वन ऐप की। तो रेल वन ऐप आपको पता ही लग रहा है कि ये रेलवे मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये लॉन्च की है क्या? ये एक बेसिकली ऐप है। ये इस एक ऐप पे आपको रेलवे से रिलेटेड सारी पैसेंजर सर्विसेज मिल जाएँगी। यानी अगर आपने टिकट बुक करानी है, पीएनआर इंक्वायरी करनी है, कोई अपना खाने का ऑर्डर देना है या रिटायरिंग रूम बुक करवाने हैं, वो सब का सब जो है अब आपको एक ही ऐप पे मिल जाएगा। अगर अभी एट प्रेज़ेंट आपने देखा होगा कि इस ऐप से प्रायर आप टिकट जो बुक करवाते थे वो आईआरसीटीसी से करवाते थे। ट्रेन जो ट्रैक करते थे वो आप अलग एनटीईएस की वेबसाइट से ट्रैक करते थे। फिर आपको जो डिफरेंट डिफरेंट बुकिंग्स होती थी वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करवानी पड़ती। तो अब सब का सब जो है आपको रेल वन ऐप से करने को मिल जाएगा एंड दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज रेल वन, दी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल पैसेंजर सर्विसेज। ठीक है, पैसेंजर सर्विसेज हैं इसमें सारी की सारी। प्लस अगर इसमें एक और फीचर ये दिया गया है कि अगर आप आर वॉलेट यानी इन्हीं का अपना रेल वॉलेट यूज करते हो तो आपको 3% डिस्काउंट जो है वो भी मिलेगा। आई एम साउंडिंग लाइक है ना सेल्समैन। चलो कोई बात नहीं, देश के लिए इतना तो कर सकते हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। पहले तो इस टर्म का मतलब समझिए। ठीक है, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको पहले इस टर्म का मतलब समझाता हूँ, फिर आपको ऑटोमेटिकली चीज समझ आ जाएगी। अब एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है? एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, लिंक्ड इंसेंटिव यानी ऐसी अगर कोई कंपनी जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी उसको उतने ज्यादा इंसेंटिव मिलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो उनको स्पेसिफिक टारगेट्स दिए जाते हैं। अगर वो टारगेट्स मीट कर लेते हैं, खासकर जो सेल्स डिपार्टमेंट वाले होते हैं, अगर वो टारगेट्स मीट कर लेते हैं तो उनको बेसिकली अपनी सैलरी के अलावा कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चलाई एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, जिसमें उन्होंने कहा कि जो आप नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो वो तो है ही है, अगर उससे ज्यादा आप और ज्यादा नौकरियां प्रोड्यूस करते हो अब अपनी कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर के लिए है बेसिकली ये, अपनी कंपनीज में या अपनी फैक्ट्रीज में या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, चाहे आप गुड्स में डील कर रहे हो चाहे सर्विसेज में डील कर रहे हो। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे उतने ज्यादा हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो इस चीज के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फिक्स अमाउंट रख ली। तो इन दिस केस वो फिक्स अमाउंट कितनी है? 99,446 करोड़। ठीक है, ये अमाउंट एक्स्ट्रा जो है, अब एक कंपनी काम करके प्रॉफिट तो कमा ही रही है, प्रॉफिट के अलावा उसको क्या इंसेंटिव मिल रहे हैं? वो इंसेंटिव उसको गवर्नमेंट से मिलेंगे। अब ये इंसेंटिव ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली गवर्नमेंट इनको पैसे देगी। गवर्नमेंट बेसिकली अगर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में कामयाब रहते हैं तो गवर्नमेंट इनके टैक्स जो हैं वो रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, इनकी जो अपनी टैक्सेस रिड्यूस कर सकती है, जो इन पे जो डिफरेंट डिफरेंट वो लग रहे हैं, कंप्लायंसेस के चार्जेस लग रहे हैं, जैसे कि आप लगा लीजिए कि इन पे एक तो इनकी इनकम पे टैक्स हो गया, एक रॉ मटेरियल पे जो जीएसटी हो गया, ये सब चीजें जो है गवर्नमेंट इनमें रिडक्शन दे देती है या फिर इनको रिफंड दे देती है, जो इनका ओवरऑल प्रॉफिट में ऐड हो जाते हैं एंड इट बिकम्स एन एडेड इंसेंटिव। एंड उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा है? अब गवर्नमेंट को तो नुकसान हो रहा है इससे मॉनेटरीली, लेकिन नुकसान तो गवर्नमेंट को हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी तो हो रही है। जितना नुकसान हो रहा है उससे ज्यादा फायदा हो रहा है। अब ये 99 और करीब करीब 1 लाख करोड़ जो है, 3 साढ़े 3 करोड़ जॉब्स जो हैं ओवर 2 साल, नेक्स्ट 2 इयर्स में 3.5 करोड़ नौकरियां जो है प्रोड्यूस होंगी। अब अगर 3.5 करोड़ नौकरियां प्रोड्यूस हो रही हैं, जो हमारे 3.5 करोड़ यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सकती है, तो वो उनको स्किल भी देगी, अर्निंग्स भी देगी। और जब उनके पास स्किल और अर्निंग्स दोनों होंगी तो वो कंट्री की इकोनॉमी में बेनिफिट ही बेनिफिट देंगे। गॉट इट? तो दैट इज व्हाई दिस स्कीम इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट लिंक
इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। और ये खासकर कौन से सेक्टर्स के लिए है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के। ऐसा नहीं है कि सर्विसेज के लिए नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में मैन पावर ज़्यादा लगती है। बेसिकली सर्विसेज सेक्टर में आपको हाईली स्किल्ड या स्किल्ड मैन पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड रहती है। मैन्युफैक्चरिंग में आपको स्किल्ड के साथ-साथ सेमी स्किल्ड और लो स्किल्ड भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। दैट इज़ व्हाई ज़्यादा ज़ोर जो है मैन्युफैक्चरिंग में दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज़्यादा ज़ोर एमएसएमई पे लगा रखा है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़। क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं, अगर वो कुछ प्रोडक्शन कर रही हैं, जैसे बहुत बड़ी कंपनी है कोई यार 1000, 2000, 4000 करोड़ की है, तो यार वो ना ऑटोमेशन पे ध्यान देगी, ठीक है? क्योंकि उनको बेनिफिट है ऑटोमेशन से। एक तो उनको सैलरियाँ नहीं देनी है बार-बार, उनकी क्वालिटी जो है वो स्टैंडर्डाइज़ हो जाती है, उन पे कंट्रोल ज़्यादा आ जाता है। वो अब एम्प्लॉयी से आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते, मशीन को आप 20 घंटे चला लो, 4 घंटे रेस्ट दे दो, तब भी आपको डबल प्रोडक्शन मिल रही है। दैट इज़ व्हाई माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ जो होती है, यहाँ पे लेबर यानी लेबर इंटेंसिव होती हैं, यानी यहाँ हाथ से काम ज़्यादा होता है। इसीलिए इस सेक्टर पे 2016 से गवर्नमेंट इस सेक्टर के पीछे पड़ी हुई है कि इस सेक्टर को अगर हमने एक्सपैंड कर दिया, तो कोई भी जो है कंपनी यहाँ पे आके अपना वर्ल्ड की कोई भी कंपनी यहाँ पे आके अपना बेस बना सकती है। हमारी ऑटोमैटिकली एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहेगी, प्लस जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, जितने भी हमारे कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें 40 से 45% जो एक्सपोर्ट है, वो एमएसएमई सेक्टर का ही रहता है। इसीलिए एमएसएमई में पैसा लगा के आपको डबल या ट्रिपल बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड दैट इज़ व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई सेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंटी रहती है और उनको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होने देती, फिर चाहे खुद नुकसान झेलना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड के टाइम अगर आप देखो, तो कोविड के टाइम पे उन्होंने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला था, उसमें आज भी जाके देख लेना आप, ज़्यादातर जो निकाला था वो एमएसएमई सेक्टर के लिए था, चाहे वो क्रेडिट गारंटी स्कीम थी या चाहे वो कोई और स्कीम थी। गॉट इट? देन नेक्स्ट इज़ एडमिरैलिटी। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, तो उसमें आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि एडमिरैलिटी क्या चीज़ है। एडमिरैलिटी लॉ के अकॉर्डिंगली अगर कोई फॉरेन कंट्री की शिप इंडिया या इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में कोई नुकसान कर देती है, तो उस नुकसान की भरपाई करवा कर हम जो है उनसे करवा सकते हैं, और अगर वो नहीं करते तो बदले में उनका शिप जो है वो हम कन्फिस्केट करके रख सकते हैं। तो वो चीज़ पॉसिबल है अंडर दिस एडमिरैलिटी लॉ। तो बस इतनी सी चीज़ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा तो पूरी कहानी है, राइट? तो आज की लास्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। पहली बात, धन धान्य कृषि योजना यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की है, उसका एग्जाम बड़े आराम से आपको जो है आंसर मिल जाएगा। तो ये आंसर आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब इस स्कीम में करना क्या है? बेसिकली 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स को जो है हम टारगेट करेंगे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है ना, वो बहुत सारी स्कीम्स चला रही हैं फॉर यू कैन से अपना द फार्मर्स, ठीक है। वो 36 की 36 स्कीमों को कन्वर्ज कर देना है अंडर दिस स्कीम, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो तो फालतू का हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं डबल डबल काम करके, या जैसे एक मिनिस्ट्री अगर किसान को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, तो दूसरी मिनिस्ट्री भी किसान को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही होगी किसी ना किसी तरीके से, या कोई और सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी विच इज सिमिलर टू इंश्योरेंस। तो इन दैट केस वो दोनों अपना अपना पैसा खराब कर रही हैं एक ही चीज प्रोवाइड करवाने में, जबकि वही पैसा आप किसान को और बेनिफिट देने में यूज कर सकते थे। तो इसीलिए इस स्कीम के तहत 11 मिनिस्ट्रियों की 36 स्कीम को हम कन्वर्ज कर देंगे वन सिंगल स्कीम में, और ऐसा हम स्टार्टिंग में करेंगे 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। इस स्कीम में हम 24,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेंगे पर साल, और ये 6 साल के लिए स्कीम चलेगी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल 2025 से ये स्कीम स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें बेसिकली और क्या-क्या होगा
इसमें होगा कि एक तो सेंटर और स्टेट की सारी स्कीम्स को इकट्ठा करना है, फिर जो सेंटर और स्टेट के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स हैं, जैसे स्टेट का एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ऐसे ही सेंटर का जो ऑफिसर होगा, फॉर एग्जांपल डीसी जो आईएएस होता है, वो सब एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं, तो उनको आपस में कोलैबोरेट करवाया जाएगा। कोलैबोरेट करवा के उनको और बेटर जो है परफॉर्मेंस दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा और फाइन ट्यूनिंग होगी एंड काम जो है वो और स्पीड से चलेगा। ठीक है? इसमें डिस्ट्रिक्ट की आपस में रैंकिंग भी की जाएगी सो दैट एक हेल्दी कंपटीशन का जो एनवायरनमेंट है वो बन सके। गॉट इट? उससे क्या होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे से compete करके बेटर करने की कोशिश करेगा और ये रैंकिंग कैसे होगी? इसमें 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे, ठीक है? जो कि 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किए जाएँगे। अब आपको ये 49 याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको 5 जो हैं वो स्कीम्स या जो आप कह लीजिए पैरामीटर्स या कैटेगरीज़, वो आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो कि हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन। अगर हेल्दी और न्यूट्रिशन दोनों मिलेगा किसान को या हमारे रूरल पॉपुलेशन को, तो वो और ज़्यादा बेटर जो है लाइफ अपनी लंबी और हेल्दी तरीके से जी पाएँगे। उनका आउट ऑफ पॉकेट खर्चा नहीं होगा। आउट ऑफ पॉकेट ही खर्चा यानी आपने इनकम करी, आपने सोचा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब बहुत से हम में से जो हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वी आर फॉर्च्यूनेट इनफ कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं कि हम इन सब फैसिलिटीज़ को अपना पा रहे हैं। बट जस्ट इमेजिन कि आप ऐसे कंडीशन में हैं या मैं ऐसी कंडीशन में हूँ जहाँ मेरा गुज़ारा होता है। ऐसे में अगर मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो जो मेरा गुज़ारा हो रहा था तो मुझे अपनी दवाई के लिए जो खर्चा करना पड़ा है, वो मेरा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा इनकम नहीं थी कि मैं उसको भी कैटर करके चल सकूँ। सो दैट इज़ व्हाई हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाएगा, एजुकेशन जितनी बेटर एजुकेशन होगी, उतना बेटर जो है एग्रीकल्चर हेल्थ रहेगी। ठीक है? एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज़ ये तो कॉमन कोर हमारी है ही है, कि जितने ज़्यादा बेटर वाटर रिसोर्सेज़ मैनेजमेंट होएगी, उतनी हमारी वाटर वेस्टेज कम होएगी, वाटर कंज़म्पशन कम होएगी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो हमारा एक मिशन है, वो जल्दी अचीव हो पाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन अब सारा कुछ कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन से हम जो है अपनी लाइवलीहुड को और ज़्यादा फाइन, रिफाइन और बेटर कर पाएँगे। देन लास्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आपने जो भी रूरल एरियाज़ में प्रोड्यूस किया है, सर्विस हो या गुड्स हो, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही जो है आगे प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो। ठीक है? तो ये थी प्रधानमंत्री धन धान्य स्कीम। तो आज के लेक्चर में अभी इतना ही, बाकी की आगे कंटिन्यू करेंगे एंड आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी टाइप कर दीजिएगा। वी विल रिप्लाई टू यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। अगर आपका कोई सजेशन है दैट जिससे हम इस चीज़ को और ज़्यादा बेटर इम्प्रूव कर सकें, आप वो भी जो है हमें कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दीजिएगा। अदरवाइज़ आई होप आज के इस लेक्चर में कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिला होगा। ऐसे और लेक्चर्स हम लोग लाते रहेंगे। कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।